अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ मैं हूँ राजा असद अली खान। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं समत अली खान, जबकि मुंसब आला हैं डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है वो शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी काबिल तशवीश रही है। लोग रंजीदा हैं और किसी हद तक गुस्से में भी हैं। खासतौर पर भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान की कारकर्दगी थी, एक जीता जिताया मैच जो है वो पाकिस्तान के खासतौर पर बैटर्स ने बड़ी लापरवाही से बैटिंग करते हुए उस कीमती मौके को खो दिया। अब यहाँ पर बड़ा जरूरी है कि हम ऐसी शख्सियत से बात करें जिनका क्रिकेट से खेलने की हद तक बड़ा गहरा और मजबूत रिश्ता रहा हो। फिर मीडिया के हवाले से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से भी उनका एक शानदार कैरियर है और रहा है। मेरी मुराद कमर अहमद साहब से है। कमर अहमद साहब दुनिया में हर जगह जा चुके हैं और रिकॉर्ड नंबर ऑफ सैकड़ों की तादाद में उन्होंने टेस्ट मैचेस किए हैं और इनकी जो किताब है फार मोर देन द गेम, उसने बड़ी शोहरत हासिल की है। हमारे साथ मौजूद है जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमर साहब, आपके साथ मैंने फॉरेन टूर्स भी किए हैं। ये जो इस किस्म की परफॉर्मेंस है, खैर ये तो इस दफा लोग ज्यादा दिल बर्दाश्त हैं, लेकिन पहले भी कई मरतबा, हम 2 मरतबा कम से कम आईसीसी के इवेंट्स में पहले राउंड में फारिग हो चुके हैं। देखिए, बात यह है कि एक्सपेक्टेशंस और बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं जब आप किसी टीम को फॉलो करते हैं। खासकर पाकिस्तान टीम के सपोर्टर्स, फैन फॉलोइंग दुनिया में बहुत बड़ी है, लेकिन ये अब तक इनको ये अंदाजा जरूर होना चाहिए था कि ये टीम बिलो एवरेज स्टैंडर्ड के स्टेटस की टीम है। उनको उसी वक्त मालूम हो जाना चाहिए था कि किस तरह ये परफॉर्म कर रहे थे होम सीरीज में, न्यूजीलैंड में, आयरलैंड में, इंग्लैंड के खिलाफ जो इंग्लैंड इस वक्त बहुत ही बिलो एवरेज टीम है, उसके साथ उन्होंने सीरीज हार दी वहां पे। और कोई तसलसल, कोई कंसिस्टेंसी किसी किस्म की न बॉलर्स में है न बैट्समैन में है। कभी कोई बंदा 4 ओवर में 50 रन देता है, कोई बैट्समैन 3 रन बनाता है। इफ्तिखार अहमद जो है वो तकरीबन 66 T20 खेला है, अभी तक 1000 रन नहीं बनाए हैं और न कभी सेंचुरी बनाई है। और बार बार ये शादाब खान को खिलाए जा रहे हैं। तो भाई मेरे, ये तो बहुत ही एक्सपेक्टेड सी चीज थी और मैंने ये प्रेडिक्ट कर दिया था एक चैनल पे कि ये जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की इस क्रिकेट टीम की है, दोस्तों को, यारों को खिलाने की, इसमें ये टीम कामयाब हो नहीं सकती। और ये हो सकता है कि अमेरिका भी इनको शिकस्त दे दे। जो शिकस्त इनको बड़ी शर्मनाक हुई अमेरिका के खिलाफ, अब तो इनको लाने पड़ गए हैं सर्वाइव करने के वर्ल्ड कप में। आपने 52 की जो टीम थी उसके सरकर्दा खिलाड़ियों के साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है। 56 की टीम के साथ भी, के खिलाड़ियों के साथ भी आपकी बड़ी न्याजमंदी रही है। मैं ये ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि उस वक्त भी उन खिलाड़ियों से भी खुद ये बातें हमने सुन रखी हैं कि कुछ आपस में मामला ऐसे होते थे जिसमें कुछ फेवरेटिज्म थोड़ा बहुत होता था, लेकिन वो सब परफॉर्म करते थे। अब यहाँ पे दोस्ती यारी भी चल रही है जिसे हम कहते हैं, और परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही। क्योंकि दोस्ती यारी एक अलग चीज होती है और आप जब अपने मुल्क के लिए खेल रहे हो तो आपको मुल्क के लोगों का ख्याल करना चाहिए, उनके जज्बात, उनके सेंटिमेंट्स, उनके इमोशन का ख्याल करना चाहिए कि आपके जीतने हारने से काफी लोग दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि दोस्ती यारी एक तरफ, लड़कों को मेरिट पे खिलाना चाहिए। लेकिन ये करने के बाद मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो क्रिकेट टीम है पाकिस्तान की इस वक्त, ये मुसलसल पुअर परफॉर्मेंस कर रही है। कप्तान को दोबारा बाबर आजम को कप्तान बना दिया। पहले ये आजमाई हुए थे और आतिफ फॉरन कप्तान फिर बन गए। तो इस तरह से टीमें कामयाब नहीं होती हैं। कामयाब टीमें वो होती है जिनमें कॉम्बिनेशन हो कि आप जो लोग फेल हो रहे हैं, शादाब खान फेल हो रहे हैं, इमाद वसीम खेलना नहीं चाहता था, इफ्तिखार अहमद की कोई परफॉर्मेंस नहीं है 50-60 मैचों में। बार बार उन्हीं लड़कों को आप 10 खिलाएंगे और मेरिट के लड़के जो डिजर्व कर रहे हैं उनको बाहर बैठा के पानी दिलवाएंगे खिलाड़ियों को, तो इसी तरह की परफॉर्मेंस होती रहेगी जो हम लोग देख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो सिचुएशन है वर्ल्ड कप में, तो मुझे तो खतरा यही है कि ये शायद सुपर 8 में भी नहीं पहुंच सका। आपने भी पिन पॉइंट कर दिया। मैं खुद से समझता हूँ कि इंडिया के खिलाफ जो हमारे फास्ट बॉलर की परफॉर्मेंस हो गई वो उसके इतने अहल नहीं थे, वो कंडीशन थी। क्योंकि बात यह है कि जब तक आप खिलाड़ियों को मेरिट पर नहीं खिलाएंगे क्रिकेट टीम में, चाहे वो दुनिया की कोई क्रिकेट टीम हो, क्लब की हो, यूनिवर्सिटी की हो, अपने मुल्क की हो, चाहे वो आजम खां हो या कोई भी हो, अगर आप टीम को मेरिट पे नहीं खिलाएंगे
तो टीम का नतीजा और रिजल्ट ऐसे ही डिसअपॉइंटिंग होता है, जैसा कि अब आप इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को देख रहे हैं कि बाहर बैठा हुआ है एक लेग स्पिनर अमरान अहमद, और शादाब खान फेल पे फेल हो जा रहा है, ना बैटिंग कर पा रहा है ना बॉलिंग कर पा रहा है, और उसको आपने बैठाया पानी पिलाने के लिए इंग्लैंड में भी, आयरलैंड में भी, इस वर्ल्ड कप में भी। और इसी तरह एक शख्स इमाद वसीम जो खेलना नहीं चाहता था पाकिस्तान से, उसको वापस बुला के खेल रहे हैं। आपने देखा इंडिया के खिलाफ कैसी खर्चा की बैटिंग का नजारा किया उस आदमी। देखें, हमने मैक्सवेल की बैटिंग देखी है, को एक टांग से अपनी टीम को मैच जितवा गया फाइनल। और इन्हें क्या प्रॉब्लम थी? और फिर अगर ये इतने पढ़े लिखे भी हैं, ये सोशली फाइनेंशियली तगड़ी बैकग्राउंड है इनकी, ये कहते हैं कि आई एम नॉट अवेलेबल। ये प्रोफेशनल अप्रोच होती है। अब जरा बाबर आजम की तरफ आ जाइए, और उससे पहले शाहीन शाह अफरीदी की तरफ आ जाइए। ये क्या क्या स्टैंडर्ड है कप्तानी के? तो क्या जस्टिफिकेशन है? क्या हमें कप्तान तलाश करना चाहिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कोई? जैसे माइक ब्रेडले को बोतल की जगह कप्तान बनाया गया था जब वो मुसलसल फेल हो रहे थे। कहाँ आप माइक ब्रेडले का नाम ले रहे हैं? एक जायंट और यहाँ पर बोने और पिगनी कप्तानी के, ये तो आपका कोई कंपैरिजन नहीं है ना। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। और बस ये समझ ले कि आपकी टीम में दमखम नहीं है, ये बिलो एवरेज स्टैंडर्ड की टीम है। मैं तो बार बार ये भी कहता हूँ कि परफॉर्मेंस रिलेटेड पैसे मिलने चाहिए, परफॉर्मेंस रिलेटेड पैसे। अच्छा, अब इसलिए मुझे इस पर रोशनी डाली है कि वर्ल्ड कप से पहले इन्हीं लड़कों ने ब्लैकमेल किया था साहब पर, अपने पैसे बढ़वा लिए। अब आप देखिए, जब हर 6 महीने के बाद बोर्ड का चेयरमैन होगा, चेंज होगा, कप्तान चेंज होगा, सिलेक्टर चेंज होगा, कोई तसलसल किसी किस्म का कुछ भी नहीं होगा, तो फिर इसी तरह के नतीजे भी आपको मिलेंगे। पहले सेठी साहब को हटाया गया, जाती तौर पर मुझे वो अच्छा नहीं लगा। अब वो जो वर्चर्स घूमते रहते हैं ना ओहदों की तलाश में, उनको एक इस वक्त भी उम्मीद है, दोबारा उनकी उम्मीद जो उभर कर सामने आ रही होगी। आप समझते हैं कि कोई ऐसी भी हालत हो कि जब चेयरमैन आए, अगर कोई काम करना चाह रहा है, उसको कबल इस वक्त कहा जाए कि नहीं जी क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस नहीं है लिहाजा आप फारिग हैं, या कोई ऐसी बातें की जाएं? मैं समझता हूं सेठी साहब थे या अब मोहसिन नकवी साहब हैं, इनको पूरा 3 साल का मौका मिलना चाहिए। हमारी बड़ी जगहसाई होती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मैं समझता हूँ कि जब तक कंसिस्टेंसी भी होगी, तसलसल जो आप कह रहे हैं, किसी भी इदारे में किसी भी इदारे के सरबराह को या कप्तान को या सिलेक्टर्स को, या तो एट द टॉप ऑफ द हेड सिलेक्टर भी चेंज, चेयरमैन भी चेंज, कप्तान भी चेंज, टीम चेंज नहीं हुई है, टीम वही है। टीम वही है। तो आप देख रहे हैं क्या बड़े एक डेयरिंग स्टेप होने चाहिए कि ताकि इस किस्म की जो अनटूवर्ड सिचुएशन है ये आइंदा वकूअ पजीर ना हो? ये आप देखिए, अब दुआ और दवा का वक्त नहीं है। क्रिकेट तो हमेशा होती रहेगी मेरे भाई। अपने हाउस को इन ऑर्डर करें, पीसीडी को इन हाउस को ऑर्डर करें, और जो भी चेयरमैन आता है अपना टूर्नामेंट शुरू कर देता है, अपना फॉर्मेट शुरू कर देता है, अपने बंदे को कप्तान बना देता है। इस तरह क्रिकेट सही चलती है भाई। तो इसका नतीजा तो इसी तरह होगा जो आप देख रहे हैं इस वक्त। ओके, दुरुस्त फरमाया जनाब कमर अहमद साहब। आपका बेहद ममनून हूं कि आपने अपने कला कदर और जो तजुर्बा कुराना आपका मुशाहिदा है उसकी बुनियाद पर जो ख्यालात थे वो हमारे मुअज़्ज़ज़ सामीन तक पहुंचाए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। ये थे जनाब कमर अहमद। आजकल हम क्रिकेट वर्ल्ड कप के माहौल में हैं, लेकिन मुल्क में जो शायकीन खेल हैं वो वॉलीबॉल इसके खिलाड़ियों, इसका जो इदारा है वॉलीबॉल फेडरेशन, उससे बहुत खुश हैं। जाबजा मैं को वॉलीबॉल नहीं खेलता रहा, लेकिन मैंने शुरू ही से पिछले 25-30 बरस में देखा है कि इस खेल ने तरक्की ही की है। खेलों में जो माली वसाइल हैं और जो उसका अहवाल है उससे हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन ये अपनी मदद आपके तहत और अपनी हिस्से की शम्मा जलाती रही ये फेडरेशन भी। और हमें खुशी है कि इसके हुए रवान चौधरी याकूब साहब वॉलीबॉल फेडरेशन के चेयरमैन हैं। हम उनसे बात करते हैं। पाकिस्तान ने अभी बहरीन में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और वहां पर जो एशियन चैंपियनशिप है उसमें फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसके बाद हमारी जो अंडर 18 टीम है उसने गोल्ड मेडल जीता। तो तफसीलात भी जानते हैं और इनको मुबारकबाद भी देते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी राज साहब। बड़ा अच्छा लग रहा है जी, ये साथ साथ चीजें चल रही है। एक तरफ मायूसी है लेकिन दूसरी तरफ जाहिर है कि बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी वॉलीबॉल जो है वो मुसलसल आगे का सफर तय कर रही है। जरा तफसीलात बताइए कि आपने अपने खिलाड़ियों का मयार किस तरीके से देखा है और हम आगे इस खेल में क्या मजीद कामयाबियां खुशियां हासिल कर सकते हैं?
जी राज साहब, ऐसे है कि पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 सालों से हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लेवल को हम अपग्रेड करें के जाएं। और पाकिस्तान में कोई टैलेंट की कमी नहीं है। वॉलीबॉल एक बहुत पॉपुलर टीम स्पोर्ट है। टैलेंट पहले भी मौजूद था, लेकिन उसको ग्रूम करने का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि फंड्स की कमी है। तो हमें 3 साल पहले उसने एंग्रो ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया और वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था कि वो हमें सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, जिसकी मदद से हमने फॉरेन कोचेस को एंगेज किया। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी हमारी मदद के लिए आ गया और उसने भी हमारी मदद करनी शुरू की। लंबे हमने ट्रेनिंग कैंप्स लगाए, बोथ सीनियर और जूनियर। 2 साल पहले हमारी अंडर 16 टीम जो है वो सेंट्रल एशिया में नंबर 2 आई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब वही टीम जो है वो अंडर 18 खेल के आई है ताशकंद में और उन बच्चों ने गोल्ड मेडल लिया है और उसमें उन्होंने फाइनल में ईरान को, जो एशियन चैंपियन है, उसको हराया। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान का लेवल ऊपर चला गया है और अब फ्यूचर में यही अंडर 18 बॉयज जो है वो सीनियर टीम के मेंबर बनेंगे और उसमें से कुछ चले जाएंगे उसमें सीनियर टीम में, कुछ अंडर 20 अगले 2 सालों में खेलेंगे। तो ये उसमें एक तो ये बेहतरी आई है। दूसरा, हमारी सीनियर टीम पहली दफा हम एशिया लेवल में हम सिल्वर मेडल हमने जीता और वो भी जिस तरह मैं आपको बता रहा था वो भी इस वजह से क्योंकि हमने पहले हम फॉरेन कोच तो मंगवा लेते थे लेकिन वो इनकम्प्लीट पैकेज होता था। इस दफा हमने पूरा कोचिंग स्टाफ मंगवाया जिसके अंदर आपको फॉरेन कोच की भी, अच्छे कोच की भी जरूरत है। अच्छे कोच के अलावा आपको वीडियो एनालिस्ट की जरूरत है जो आपकी टीम का अपना एनालिसिस कर सके मैचेस के दौरान और जो मुखालिफ टीम का एनालिसिस करके उसको काउंटर करने का तरीका निकाल सके। तो हमने वो भी किया और फिजिकल ट्रेनर जो है उसको भी मंगवाया। तो हमने पाकिस्तान के अंदर जो है वो सेंट्रल एशियन चैंपियनशिप करवाई थी, लीग करवाई थी, कावा लीग जिसको कहते हैं, सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन एक बनी हुई है। यानी पूरे एशिया के अंदर 14 मुल्कों की सेंट्रल जोन है। तो वो हमने करवाया था। तो वो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल जीता और उसके बाद हम चैलेंज कप और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीती। उसमें 3 मैचेस हुए और ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई, वो हमने जीती। उसके बाद पाकिस्तान की टीम और वो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी वहां पे बहरीन जा रहे थे जहाँ पे एशिया का चैलेंज था और वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने तमाम टीमों को हरा के बशमूल कोरिया, साउथ कोरिया जो कि 3 दफा एशियन चैंपियन रहा है, उसको भी हराया और फाइनल में हम पहुंचे। फाइनल बदकिस्मती से कोई ज्यादा अच्छा नहीं लड़के खेल सके, लेकिन फाइनल में जो कतर है वो लोग समझते हैं छोटा सा मुल्क है, लेकिन कतर वालों ने पूरी दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स को इकट्ठा करके उनको वो पासपोर्ट दिए हुए हैं और वो उनको उस टीम के साथ हमारा मुकाबला था। इन एनी केस पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल जीता। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है कि वॉलीबॉल का लेवल पाकिस्तान में एज टीम स्पोर्ट जो मैं समझता हूँ कि बहुत ऊपर गया है और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले सालों के लिए मुल्क के लिए ये और ज्यादा बड़ी खुशखबरी होगी। अब इसमें एक जो अहम चीज है वो अभी आप एशिया की सतह पर तो बड़ी रैंकिंग भी बेहतर है और बड़ा ऊंचे सतह चली गई है। अब ये बताएं कि वो वक्त कब होगा जब हम देखेंगे कि हमारी वॉलीबॉल की टीम जो है ये ग्लोबल इवेंट्स में, इसमें ओलंपिक्स में शामिल है, ऐसे इवेंट शामिल है, वहां पर इनकी ये सूरज बन के चमकेंगे। क्या इंतजाम है और क्या आपकी सिलसिले में खिलाड़ियों को हलाशेरी है? मैं जैसे कि मेरा विजन ये है और हमारा पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन का ये विजन है कि हम पाकिस्तान टीम को ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन के लिए लेके जाएं और हमने टारगेट किया हुआ है लॉस एंजलिस ओलंपिक्स को। उस मरहले में जाने से पहले हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप्स खेलनी है, हमने वर्ल्ड नेशनल जो नेशंस वॉलीबॉल लीग खेलनी है। तो हम वर्ल्ड लेवल के कॉम्पिटिशन्स में जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि मैं पिछले साल जब हमने ये अभी रिसेंटली जब जीता ये सेंट्रल एशियन चैंपियनशिप, तो मैं उस वक्त कह रहा था कि अगले 2-1 सालों में हम विक्ट्री स्टैंड के ऊपर एशिया में जाने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसी साल हम विक्ट्री स्टैंड पे एशिया में चले गए और अब मैं पूरा उम्मीद हूँ कि अगले आने वाले 2-3 सालों में हम इंशाल्लाह वर्ल्ड लेवल के ऊपर खेलेंगे और कोशिश हमारी ये होगी कि फिर हम ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करके जाएं। टैलेंट बेतहाशा है। बच्चे हमारे पास 6 फुट 7 इंच के बच्चे मौजूद हैं, 6 फुट 6 इंच के बच्चे मौजूद हैं,
फिजिकली दे आर वेरी गुड बॉयज। और अब हमें जरूरत सिर्फ ये है कि हमारे पास इतनी स्पॉन्सरशिप आ जाए और गवर्नमेंट की तरफ से इतनी मदद मिल जाए कि हमें जो कोचिंग स्टाफ है और उनकी उसके बाद इनकी ट्रेनिंग के लिए मैं चाहूंगा कि अगले साल में मैं इनको यूरोप में विजिट कराऊं और वहां पे मुख्तलिफ टीमों के साथ जो हमसे बेहतर लेवल की टीमें उनके साथ पाकिस्तान की टीम खेले, ताकि वो जो खौफ और वो जो डर होता है एक है अपने से बेहतर टीमों से खेलने का, वो दूर हो जाए और वो फिर साइकोलॉजिकली इस पोजीशन में आ जाए तो वो समझे कि हम किसी भी दुनिया की बेहतरीन टीम के साथ खेल के मुकाबला कर सकते हैं। ये फरमाइए कि बड़ा जरूरी है कि आपकी जो फेडरेशन है उसका सदर दफ्तर जो है वो तमाम तर ऐसी सहूलियात से मुज़य्यन हो जहां पर जो सेक्रेटेरिएट है या जो चेयरमैन का दफ्तर है वो वहां पर खिलाड़ी भी और मीडिया के लोग भी आकर ये महसूस कर सके कि इसकी तंजीम के हवाले से भी तसल्ली बख्श एक सूरत हाल है। इसके अलावा ये भी बताइए कि क्या आपने बड़े अच्छे तरीके से मीडिया को इंगेज किया हुआ है? हम अक्सर निजी टीवी स्पोर्ट्स चैनल पर भी और सरकारी टीवी पर भी ये मुकाबले देखते हैं, तो इसको आपने साथ साथ लेकर किस तरीके से चल रहा है और किस तरीके से इसको मजीद ग्रास रूट लेवल तक प्रमोट करना कि ये उसी लेवल पर आ जाए जैसे कि हमारी क्रिकेट या हॉकी का एक्सपोजर है? ऐसे है जी कि राय साहब जो आपने ऑफिस और सेक्रेटेरिएट की बात की है, तो हमारे पास इस वक्त पहले तो हमारा दफ्तर जो है पाकिस्तान ओलंपिक ऑफिस के ऑफिस में एक कमरे में हमारा ऑफिस था। अब क्योंकि हमें जरूरत थी ज्यादा लोगों को रखने की और वहां पे जरूरत, जिस तरह आपने बताया कि वहां पे खिलाड़ियों ने भी आना है, हमारे टेक्निकल स्टाफ ने भी आना है और फिर हमारे डिफरेंट जो स्पॉन्सर्स है उन्होंने भी आना है, तो मैंने अब मेन मार्केट के पास एक प्लाजा के अंदर वहां पे अपना ऑफिस शिफ्ट किया है। एक मुनासिब जगह है और मैंने गवर्नमेंट को एक तजवीज दी है, पंजाब गवर्नमेंट को, कि यहाँ लाहौर के अंदर एक बाहर जिस तरह आप बहरीन में हम गए थे कि वॉलीबॉल का एक डेडिकेटेड हॉल है, वहां पे उनका अपने ऑफिस भी वहीं पे हैं और मैंने गवर्नमेंट को ये तजवीज दी है कि, और आई होप कि आज बजट पेश हो रहा है शायद उसके अंदर शामिल करें कि वॉलीबॉल एक अपकमिंग स्पोर्ट है, इसके लिए एक जिस तरह क्रिकेट के लिए एक डेडिकेटेड यहाँ पे ग्राउंड है, हॉकी के लिए है, तो वॉलीबॉल के लिए एक हॉल की जरूरत है। लाहौर में एक ही हॉल है और उसके अंदर कुछ डिफरेंट स्पोर्ट्स हो रही होती है और उसमें जगह नहीं होती, तो हमें अगर कैंप्स हमने लंबे लगाने हैं और लाहौर के अंदर पूरे पंजाब का टैलेंट हमने यहाँ पे ग्रूम करना है, तो यहाँ पे एक हॉल हो, प्रॉपर हॉल हो जहाँ पे हम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन भी करवा सकें अगर कोई बाहर की टीम में आए, और दूसरा ये है कि वहां पे हमारा सेक्रेटेरिएट की हो। यानी आप कह रहे हैं कि एक दफ्तर हो जिस पर ये एक बोर्ड लगा हो कि पाकिस्तान वॉलीबॉल हाउस दी हेडक्वार्टर ऑफ वॉलीबॉल इन पाकिस्तान, इस किस्म का शानदार दफ्तर होना चाहिए। बिल्कुल यही मेरी ख्वाहिश है और वो हमारी पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन की ख्वाहिश है और ये एक बहुत ही एक पॉपुलर स्पोर्ट है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को जरूर ये स्पोर्ट हमें करनी चाहिए और उसके साथ ताकि वहां पे हम अपना पूरा सेक्रेटेरिएट डेवलप कर सकें और वहां पे हमारी डिफरेंट जो टेक्निकल स्टाफ है, मसलन कोचिंग है उसका कमेटी होती है, फिर रेफरीज कमेटी होती है, फिर जो टैलेंट डेवलपमेंट कमेटी है, टैलेंट हट, तो ये सारा कुछ जो है वो वहां पे हम डेवलप कर सकें और साथ एक मुनासिब एक रिस्पेक्टेबल हॉस्टल होना चाहिए जहाँ पे बच्चे आके ठहर सकें, जहाँ पे हम एकेडमी के एहतमाम कर सकें और उनको हम ट्रेन कर सकें। एक ये बताइए कि आप जब टूर करते हैं, जब आप अपना कीमती वक्त निकाल के टीम के साथ कभी ट्रैवल करते हैं, तो बड़ा जरूरी है कि इंटरनेशनली आपकी सोशल मिंगलिंग होनी चाहिए विद दोज हु कैन हेल्प यू इन प्रमोटिंग वॉलीबॉल इन पाकिस्तान। और सेकंड ये भी बताइए कि क्या वहां पर पाकिस्तानी नज़ात जो हैं वो टीम को सपोर्ट करने के लिए वॉलीबॉल का जो एरिना होता है वहां पर आते हैं? बहुत इस दफा तो बहुत कमाल हुआ जी कि मैं समझता हूँ कि सबसे मैक्सिमम सपोर्ट अगर किसी को मिली है तो वो पाकिस्तान की टीम को मिली है। मैक्सिमम पाकिस्तानी वहां पे आए हैं, इंक्लूडिंग आई विल से बहरीन के अपने मैच में बहरीन वाले इतनी तादाद में नहीं थे जितना कि पाकिस्तानी जो है वहां पे कोई तकरीबन 1 लाख के करीब पाकिस्तानी रहते हैं और वो पाकिस्तानियों ने वो हॉल पूरा भरा हुआ था जब पाकिस्तान का मैच होता था, तो वो पाकिस्तानी कम्युनिटी जो जहाँ पे भी है वो अपनी टीमों को सपोर्ट करने के लिए आती है। वैसे पाकिस्तानियों को ये उम्मीद थी कि ये वॉलीबॉल वाले हमें मायूस नहीं करेंगे और एक कहते ना मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने के आपकी एक शोहरत जो है और वॉलीबॉल की भी वो वहां तक पहुंच चुकी होगी। मैं समझ ये दिस इज वन ऑफ द रीजन।
और डेफिनेटली जी मैं वेरी थैंकफुल टू दोज पीपल जो कि वहां पे आए। बेचारे मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्कर्स, वो काम कर रहे होते हैं, वो अपनी दिहाड़ी भी छोड़ के आते हैं, अपना काम भी छोड़ के आते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी है। मैं जो बाहर पाकिस्तान से बाहर रहने वाली कम्युनिटीज हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वॉलीबॉल एक अपकमिंग स्पोर्ट है। मैं क्रिकेट के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि लोगों का पैशन है। आज आप खिलाफ बात कर लें, क्योंकि आज तो कौम जो है वो उसका जो टेम्परेचर है वो बड़ा हाई है, वो सब कुछ सुनने के लिए तैयार है। नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितना सरमाया क्रिकेट के ऊपर लगाया है, इतना सरमाया अगर वॉलीबॉल के ऊपर लगाया होता तो हम कभी से ओलंपिक्स जीत चुके होते। बशर्ते आचार्य साहब के आप जैसे डेडिकेटेड, डाई हार्ड और सेल्फलेस चेयरमैन जो है वो वॉलीबॉल में पहले से ही मौजूद रहता है और अब भी मौजूद होता है और ये मसाइल के साथ होते हैं। लेकिन आपने खूब नाम कमाया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने गलागत ख्यालात से वॉलीबॉल के हवाले से जो हमें अपनी कामयाबियां हासिल हुई है बहरीन में, उससे आगाह किया। मुस्तकबिल के जो आपके प्रोग्राम है उसके बारे में भी हमें आगाही दी। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी याकूब साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे चौधरी मोहम्मद याकूब, चेयरमैन पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन। पाकिस्तान की क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है। जाहिर है कि जब मेरी बात सुन रहे हैं या मेरे जो एक्सपर्ट है उनकी बात सुनेंगे तो आप चाहेंगे कोई ऐसी बात की जाए जिससे आपको तशफ़ी हो और आपके इल्म में मजीद इजाफा हो कि हुआ क्या है और हम कहाँ खड़े हैं। हमारे साथ हैं पाकिस्तान के साबिक मानाज ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट भी खेली और ओडीआई भी क्रिकेट खेली। तो हम इन्हीं से बात करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तौसीफ साहब, पहले तो ये बताइए कि ये ऑफ स्पिनर जो है ये क्यों नापैद होते चले जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? सर वजह शायद इससे पहले हमारी बात हुई है, लेकिन टाइम काफी हो गया इस बात पे। जी देखिए, दुनिया क्रिकेट में जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया की मिसाल दे दूं, 3 फॉर्मेट होते हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से जो है ना टीमें बनाई हुई हैं। और ऑफ स्पिनर की जहां तक आपने बात की, नेथन लाइन को वो नहीं खिलाते, तो उसको भी जरूरत है ना, लेकिन वो नहीं खिलाते अपने की, और उसको उनको इतना कुछ कर देते हैं कि वो इस तरह आते ही नहीं है। ठीक, जहां तक हमारे पास ताल्लुक है, हमारा हर आदमी चाहता है कि हम T20 खेलें, अच्छा बड़ा जवान भी हो, तगड़ा भी हो, सब कुछ हो, मगर वो चाहता है कि T20 के खेल तो खैर अब दुनिया में हो रहा है, ये T10 भी आ गया, बट जल्दी से खत्म करो, पैसे लो और घर चले जाओ, ये वाला हिसाब है। तो अब हर आदमी जो है ना वो ब्लीच और ये वो सब चाहता है, और वो कोई चाहता नहीं कि टेस्ट मैच खेले, तो ये चीज तो खत्म नहीं हो सकती ना। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो ऑफ स्पिनर है ये एक बड़ी कॉस्टली बॉलिंग होती है, इसलिए सिर्फ नहीं आ रहे T20 में? नहीं, कॉस्टली तो डेफिनेटली होती होगी। जाहिर है कि वो जब वो बॉलिंग शुरू करता है तो उसके पहले से जहन में ये होता है कि मैंने यार रन नहीं खाने, तो 4 ओवर के अंदर। लेकिन वो फिर जाहिर है कि जब वो ये सोचता है तो फिर उसकी वो ना स्पिन यानी टर्न करने की कोशिश करता है, और ना फिर वो जो है कोई और वैरायटी देखने की कोशिश करे, बल्कि सोचता है कि मैं किसी तरह ये रन बचा लूं। और उसमें जाहिर है कि पेस में भी चेंज आता है, हर चीज में चेंज आ जाता है। और शुरू में अगर साहब देखें, टीमों में 2-2 खब्बे स्पिनर हैं, लेग स्पिनर भी कामयाब हो रहे हैं, ये वाई ओनली दी ऑफ स्पिनर? एक्चुअल देखें, अभी जो क्रिकेट जो 2020 है उसमें क्रॉस शॉट जो है बनने लगे हैं, कि जिसके बाइस जो है मैं समझता हूँ कि ऑफ स्पिनर का गेम, चूंकि वैरायटी तो इस वक्त तो वो कोई वैरायटी दिखाई नहीं पाता, वो दूसरा हो तो वो कुछ बात बनती है उसमें। अब आजकल जो क्रिकेट हो रही है, सबसे बड़ा मेला है क्रिकेट का, 20 टीमें हैं। पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस, जो खराब परफॉर्मेंस बल्कि पैथेटिक परफॉर्मेंस जो रही है, इसमें ज्यादातर जो हद तनकीद है वो कप्तान बाबर आजम है। ये बताएं वो कौन कौन से शोबे जिनमें उनसे कोताही हुई है? देखिए, एक तो 15 की टीम ही गलत बनी है। और जो बात यह है कि मैं पहले भी कह चुका था कि 3 विकेट, देखिए आपकी मजबूरियां तो 3 बनी है, एक आमिर, एक अम्माद वसीम और एक उस्मान, जो कि यूएई से आप लेके आए। मैं तो कभी भी मशवरा नहीं देता उसे जो अपने कमाई कर वहां पे रह लो, यहाँ पता थोड़ी है तुम्हें 4 में अब कैसी पोजीशन है उसकी, तो आप क्या समझ रहे हैं, क्या उसको रेगुलर रखेंगे? क्या है, नॉट एट ऑल, बहुत मुश्किल है। तो मेरा ख्याल होगा, मेरे हिसाब से तो फिर 3 विकेट कीपर या तुक नहीं बन रही। आप बात जारी रखिए। ये बताइए कि ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है
इसमें और कहाँ कहाँ सुगम मौजूद था? लेकिन यहाँ पे मेरी अपनी जिंदगी 5 फास्ट बॉलर की जरूरत नहीं थी आपको। अच्छा। 5 फास्ट बॉलर की मेरे हिसाब से आप एक बैट्समैन बढ़ा सकते थे। सलमान अली आगा का मैंने वो सजेशन दिया था, वैसे दे रहा था मैं। एंड अबरार को तो उन्होंने मेरे ख्याल डराने के लिए रखा, शायद उसका चेहरा क्या है कुछ ऐसा है, वो डराने के लिए रखा, क्लास तो रहे नहीं उसको। आप कब चेक करेंगे भाई? अभी तो आपके लाले पड़ गए कि आप वहां वेस्ट इंडीज जाएंगे या नहीं जाएंगे। अल्लाह करे कि हम वेस्ट इंडीज चले जाएं, तो फिर यहाँ पर भी कोई चांस लेते ना, उसको देखते तो है क्या। तौसीफ अहमद साहब, ये बताइए कि वो जो मैंने शुरू में सवाल किया था उस पर ज्यादा मजीद एम्फसाइज कराना चाहता हूँ आपसे। बाबर आजम, ये मुझे ही पता, आपको भी पता है कि वो जो गुनागुन सलाहियतें होती हैं कप्तान मोल में नहीं है। क्या क्या ब्लंडर्स उन्होंने किए, और क्या अगर उनको दोबारा ही रीइंफोर्स करना है एज ए कैप्टन, तो क्या चीजें ऐसी भी उनको नहीं दोहराना होगी? देखिए, आपके पास एक तो चॉइसेस है नहीं, मैं ऑनेस्टली बताऊं। ठीक है, वो शाहीन को बनाया था, एक तो मसला ये भी बड़ा बन गया था बात थे, और ये वो बाबर की जहां तक आपने मुझसे बात की, देखिए बाबर कप्तान है ना, उसके साथ और भी कुछ एक दो हैं तो बराबर के ही, ज्यादा फर्क नहीं है उसमें। लेकिन यार हमारे टाइम में भी एक बड़ा कप्तान होता था, लेकिन उसके साथ जो लोग थे ना, वो मशवरा देने वाले थे। वो दूर दूर रहते हैं, उधर जा रहे हैं उधर। मैंने तो देखा ना बहुत कुछ मैंने देखा कि वो बॉलर से बात कर रहे हैं, ना कोई आन के उनसे बात करके मशवरा उसे कोई दे कुछ, मतलब वो चीज नजर ही नहीं आ रही। तो ये तो बड़ा बड़ा सेटबैक है हमारे साथ। उसको बताते भाई कि इस वक्त जो है वो जो इंग्लैंड का कप्तान जो है, वो पहले मैच में वो इंग्लैंड में वो अटैक कर रहा था, बटलर बताते भाई हम जी हाँ बटलर, और अहमद वसीम से 1 ओवर कराया, 1 ओवर में उसने रन ही कोई नहीं किया, और मतलब 2-3-4 किए, तो वो तो अटैक कर रहा था। तो एक अब आप गिने चुने रखे हुए 4, उसको 2 उस वक्त कराने, 2 आखिर में शाहीन ने कराने, जब इफ्तिखार ने अगर कभी, ये हमारे पिछले होता रहा वो मैं तसीफ भाई आपकी गहरी नजर है डोमेस्टिक क्रिकेट में, आप सेलेक्टर भी रहे हैं अभी रिसेंटली। बताइए कि एक तो आपने सलमान अली आगा का जिक्र कर दिया, बाकी और कौन कौन से जो मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट हो सकते हैं, जो स्पिन में एडजस्ट हो सकते हैं, विकेट कीपर कोई अगर और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो उसके बारे में बता दीजिए नाम लेकर। जहां तक विकेट कीपर का ताल्लुक है, आप सरफराज को तो आप लाएंगे नहीं, सीधी बात है। आप तीनों फॉर्मेट के लिए विकेट कीपर चूज करें, कौन से हैं हमारे पास। एक्चुअल हमें वो एक लड़का वो जो है जो बैटिंग भी करता है, हारिस जी हारिस, उसको तो यार देखें उसको, लेकिन एक फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज मारे, समझे, फॉर्मेट में चेंज मारेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप दुनिया में आपको कहने का मतलब ये है तौसीफ अहमद साहब कि टेस्ट ओडीआई को भी अब खत्म कर ना होने के बराबर है। टेस्ट क्रिकेट जो हमने साउथ अफ्रीका में 3 टेस्ट खेले थे उसको 2 कर दिए गए हैं। सारा जो एम्फेसाइज है और सारा जोर जो है वो अब T20 पर होगा। ये भी हमारी एक बदकिस्मती है। बहरहाल ये तजवीज है आपकी, ये बड़ी अहम है कि हमें फॉर्मेट में चेंजेस करनी चाहिए। जनाब तौसीफ अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती ख्यालात जो हैं उनसे हमें मुस्तफीद किया। शुक्रिया सर, मेहरबानी। ये थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर और सेलेक्टर जनाब तौसीफ अहमद। सामीन कराम, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इब्तदाई राउंड का आखिरी मैच इतवार के रोज फ्लोरिडा में लॉन्डर हिल में खेलेगा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कारकर्दगी कैसी रही, इस पर गुफ्तगू आइंदा प्रोग्राम में भी जारी रहेगी। अब तक के लिए इतना ही। अब मेजबान राजा असद अली खान को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे सरमत अली खान, जबकि मुंसमे आला हैं डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा।